नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी एग्जाम प्रेप में। आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी घटना चक्र से आधुनिक भारत का पार्ट 3 पूरा करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत में शिक्षा का विकास और आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। ये दोनों ही टॉपिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले के दो पार्ट्स में हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन से लेकर 1857 की क्रांति और अन्य जन आंदोलनों का पूरा अध्ययन कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पहले दो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर उपलब्ध है, उन्हें भी जरूर देख लें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण लेक्चर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है आपका कथन, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। सेकंड ऑप्शन है आपका, इसने महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, इसमें पूछा जा रहा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें आपका डी आंसर हो जाएगा, मतलब ये दोनों ही कथन आपके सही हैं। चलिए इसका एनालिसिस देख लेते हैं। 1854 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। अतः इसके प्रत्युत्तर में कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा जुलाई 1854 में एक नीति पत्र जारी किया गया, जिसे वुड डिस्पैच या वुड का नीति पत्र या घोषणा पत्र कहा जाता है। इस घोषणा पत्र में भारत ने भावी शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना तैयार की, जिसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वुड घोषणा पत्र ने निम्नलिखित सिफारिशें की, जिसमें से आपका पहला है उच्च शिक्षा का अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, परंतु साथ ही देशी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। सेकंड है आपका महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सिफारिश की। यहाँ दोस्तों थर्ड होना चाहिए, जिसके जगह पे 4 लिखा गया है बुक में, कोई बात नहीं, ये मिसप्रिंट है। तो इसमें थर्ड आपका हो जाएगा लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना। फोर्थ हो जाएगा शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाए। अतः अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। तो जैसा कि हमने देखा, इसमें हमारा उत्तर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट्स कब जारी किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 2 फरवरी 1835 को मैकॉले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट जारी किया था। भारत में शिक्षा के माध्यम को लेकर छिड़े पाश्चात्य विवादों को दूर करने के लिए विलियम बेंटिक ने अपने काउंसिल में एक विधि सदस्य मैकाले को 1834 ईस्वी में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन का प्रधान नियुक्त किया, जिसका कार्य भाषा संबंधी विवादों पर अपना निर्णय प्रस्तुत करना था। मैकॉले ने 2 फरवरी 1835 को अपना स्मरणार्थ या मिनट प्रस्तुत किया, जिसमें भारतीय भाषा और साहित्य की तीखी आलोचना की गई। मैकाले द्वारा प्रस्तुत स्मरणार्थ की मुख्य सिफारिशों
को गवर्नर जनरल बेंटिक ने 7 मार्च 1835 को स्वीकार कर भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब की संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? तो यह आपके टीबी मैकॉले ने कहा था। इन्होंने कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब की संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के मिनट्स द्वारा रखी गई थी। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छी पुस्तकालय की एक अलमारी का तख्त भारत एवं अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए उसे अंधविश्वासों का भंडार बताया। मैकाले भारतीयों में पाश्चात्य शिक्षा के प्रचार के साथ एक ऐसा समूह का निर्माण करना चाहता था जो रंग एवं रक्त से तो भारतीय हो पर विचारों, रुचि और बुद्धि से अंग्रेज हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव डैश द्वारा रखी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिनट से। अभी जस्ट हमने पढ़ा है, तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले मिनट से के द्वारा रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, 1854 का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था? तो आधुनिक शिक्षा से संबंधित था, भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना से भी संबंधित था। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा इसका आंसर। 1854 के वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें आधुनिक शिक्षा पर बल दिया गया था। इसमें लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर तीनों प्रेसिडेंसी शहरों बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान था। प्रत्येक प्रांत में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की सिफारिश का निर्देश था। अतः विकल्प डी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1916, जो कि आपका ऑप्शन बी है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसकी स्थापना संसदीय विधान BHU अधिनियम 1915 के अंतर्गत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। वे कौन थे? तो वो थे सैयद हुसैन बिलग्रामी और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। यही 2 भारतीय सदस्य थे जो इस विश्वविद्यालय आयोग में सम्मिलित किए गए थे। तो वायसराय लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्य में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। इस आयोग द्वारा किए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डैश ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया था। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा, लॉर्ड कर्जन ने सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1805 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए वर्ष 1902 में
सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर वर्ष 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया? अभी जस्ट हमने पढ़ा 1904 में। क्वेश्चन नंबर 10, 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? इसका आंसर हो जाएगा डेविड हेयर ने। डेविड हेयर ने 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। वर्ष 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना महाराजा राधाकांत देव, डेविड हेयर, राधाकांत देव तथा दीवान वैद्यनाथ मुखर्जी आदि ने की थी। राजा राम मोहन राय भी इस कॉलेज की स्थापना से जुड़े हैं। तो इनमें से तो आंसर में कोई नहीं है ऑप्शन में, बस डेविड हेयर है, इसलिए आंसर हमारा डेविड हेयर हो जाएगा। अगर इसमें राधाकांत देव जी का भी नाम रहता और वैद्यनाथ मुखर्जी का नाम भी रहता और राजा राम मोहन राय का भी नाम रहता तो हम उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? मतलब सॉरी आई वांट टू करेक्ट दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, इसके आगे आपको इसमें से चूज करना है। तो इसमें से आपका आंसर मैं डायरेक्ट आंसर बोल देती हूँ क्योंकि सारे ऑप्शन बताने से आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कि स्थापना 1800 ईस्वी में सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु की गई थी। मतलब कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी सिविल सेवकों को भारतीय भाषाओं में प्रशिक्षित करने हेतु। कलकत्ता में ईस्ट इंडिया कंपनी के तत्कालीन गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। फोर्ट विलियम कॉलेज के गठन से संबंधित कानूनी प्रशासनिक विनियम 10 जुलाई 1800 को स्वीकृत हुए, जबकि कॉलेज की औपचारिक स्थापना 4 मई 1800 को की गई थी। इस कॉलेज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषाओं की शिक्षा देना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1906 को। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 15 अगस्त 1906 को हुई थी। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय, साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। आधिकारिक अभिलेखों एवं प्रमाणिक ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की सही तिथि 11 मार्च 1906 है, ना कि 15 अगस्त 1906। तो इस डेट को भी आप याद रख लीजिए कि इसमें ऑप्शन में 15 अगस्त 1906 को आंसर माना गया है, बट ये 11 मार्च 1906 है। 11 मार्च 1906 को कलकत्ता में सार्वजनिक सम्मेलन के दौरान पारित प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया गया। इसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के स्वदेशी शिक्षा अभियान का पहला ठोस कदम माना जाता है। विकल्प में दिया गया है 15 अगस्त 1906 वह दिन जब राष्ट्रीय शिक्षा परिषद के तत्वावधान में पहला राष्ट्रीय कॉलेज बंगाल नेशनल कॉलेज आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा नहीं था?
इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं था, तो इसमें आंसर आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर देखेंगे। ऑप्शन ए है आपका देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना। ऑप्शन 2 है आपका देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। ऑप्शन सी है हमारा शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति में से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ऑप्शन डी है यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा की ओर एक आधार पर कार्य किया जाए। जैसा कि हम देख सकते हैं ए भी आपका सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है, ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब ई। यहाँ आप इसका डिटेल पढ़ सकते हैं। 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बैनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए। फर्स्ट है आपका देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। थर्ड है आपका शिक्षित वर्ग की पूर्ण सम्मति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। ऑप्शन 4 है आपका, ऑप्शन 4 मतलब आपका पॉइंट नंबर 4 है आपका यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य करें। ज्ञातव्य है कि सामाजिक मुद्दों को प्रारंभ में कांग्रेस के मन से नहीं उठाए जाने का प्रावधान या व्यवस्था थी। तो इसमें आप देख रहे हैं जैसा कि चारों ही ऑप्शन आपके कांग्रेस के उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया। इसका आंसर हो जाएगा 1917 में। 1917 में शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग नियुक्त किया था। सैडलर आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग शिक्षा संबंधित था। वर्ष 1917 में भारत सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उपकुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक समन्वय नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सर विलियम जोन्स के द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। इस संस्था के तहत अनेक महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। अब हम लोग आ गए हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, जिसका नाम है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे। तो ये आपका सही क्रोनोलॉजी हो जाएगा आपका 1835 में, फिर 1867 में, फिर 1878 में, फिर 1908 में। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरकार की दमनकारी नीतियों को उजागर करने वाले समाचार पत्रों को नियंत्रित करने के लिए 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का 1835 का अधिनियम संख्या 11 ऐलान किया गया। इसके पश्चात प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया।
वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई पत्र नहीं निकाला जा सकता जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया, जिसके तहत ऐसी किसी भी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार का होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जन भावना को भड़काने का आरोप हो। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो ये 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है आपका लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, र से रद्द, र से रिपन, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको याद रखने में। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञातव्य है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष यह था कि इसके अनुसार देशी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव किया गया था और इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। इस एक्ट द्वारा किसी जिले का कोई मजिस्ट्रेट या किसी नगर के प्रेसिडेंसी नगर के पुलिस आयुक्त जिसकी स्थानीय अधिकार सीमा के अंतर्गत कोई समाचार मुद्रित तथा प्रकाशित किया जाता है, यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बंद पत्र मतलब बॉन्ड पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत महीन, ढाका प्रकाश, सहचर तथा अनेक अन्य समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका ऑप्शन दिया गया है जिसमें आपका तीनों ही सही है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसे लॉर्ड लिटन द्वारा अधिनियमित किया गया था, सही है। इसे गैगिंग अधिनियम के रूप में जाने लगा, ये भी सही है। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन ने निरस्त कर दिया था, अभी जस्ट हमने पढ़ा र से रिपन, र से रद्द, तो ये तीनों ही सही है। लॉर्ड लिटन ने वर्ष 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिसने सरकार को तथाकथित सरकार विरोधी सामग्री प्रकाशित करने वाले समाचार पत्रों को जब्त करने की शक्ति दी। ध्यातव्य है कि अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्र को इस अधिनियम से छूट दी गई थी और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उन्हें विनियमित नहीं किया गया था। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम के अनुसार किसी भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त के पास यह अधिकार था कि वह समाचार पत्र के किसी भी प्रिंटर या प्रकाशक को एक निश्चित प्रकार की सामग्री ना छापने का आदेश दे सकता था और आपत्तिजनक समझी जाने वाली किसी भी मुद्रित सामग्री को जब्त कर सकता था। इस अधिनियम को गैगिंग एक्ट का उपनाम दिया गया था। इस अधिनियम की सबसे निकृष्टतम विशेषताएं थी अंग्रेजी और स्थानीय प्रेस के बीच भेदभाव, दूसरी अपील का कोई अधिकार नहीं। वीपीए के तहत सोम प्रकाश, भरत महीन, ढाका प्रकाश और अन्य समाचार पत्रों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई थी। विदित हो कि इस कानून को 1882 ईस्वी में
वायसराय के रूप में लिटन के उत्तराधिकारी लॉर्ड रिपन शासित 1880 से 84 द्वारा निरस्त कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह आपका 1878 में पारित किया गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लिटन द्वारा पारित किया गया था। इस कानून के अनुसार एक स्थानीय भाषा के समाचार पत्र के संपादक को प्रकाशन से पहले पुलिस द्वारा सामग्री समाचार पत्र की समीक्षा करवानी होती थी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतया उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो ये आपका लीडर नाम का जो अखबार था, ये आपका उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। फ्री प्रेस जनरल 1928 ईस्वी में एस सदानंद द्वारा स्थापित एक दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र है, जिसका प्रकाशन मुंबई से किया गया। यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे महात्मा गांधी प्रकाशित करते थे। मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द लीडर की स्थापना हुई। वह उदारवादी दल के नेता थे। इसके माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा द टाइम्स ऑफ इंडिया। यह राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाकी सभी आपके द हिंदू, द महरत्ता, बंगाली, ये तीनों ही राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। द टाइम्स ऑफ इंडिया ब्रिटिश सरकार का समर्थक था, ना कि राष्ट्रवादी। द हिंदू, द बंगाली और मराठा, महरत्ता प्रमुख राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ये दोनों ही आंसर नहीं है। आपका आंसर सी है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स की पहल पर 1784 में हुई। सोसाइटी का नाम पिछली 2 शताब्दियों के दौरान कई बदलावों से गुजरा, जैसे कि द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वर्ष 1832 से 1935 तक, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वर्ष 1936 से 1951 और जुलाई 1951 से इसे एशियाटिक सोसाइटी के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1984 में एशियाटिक सोसाइटी को भारतीय संसद के एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था? तो ये आपके विलियम जोन्स ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, मुद्रण यंत्र को भारत में 16वीं सदी के मध्य से पहली बार कौन लाए? तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली मिशनरी। यही थे जिन्होंने पहली बार मुद्रण यंत्र को भारत में लाया था। भारत में 16वीं सदी के मध्य में मुद्रण यंत्र को पहली बार पुर्तगाली जेसुइट मिशनरी गोवा में लेकर आए थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1931 में राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन हुआ। द इंडियन नेशन एक स्वतंत्र राष्ट्रवादी दैनिक समाचार पत्र था जो न्यूज़पेपर एंड पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार की राजधानी पटना से प्रकाशित किया जाता था। इस दैनिक समाचार पत्र को प्रकाशन वर्ष 1931 से प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित हुए थे? तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा था। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए।
यही है 1835, 1867, 1878, 1908, ये आपका आंसर हो जाएगा। 1835 का प्रेस अधिनियम को मेटकॉफ अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण अधिनियम था जिसने भारतीय प्रेस पर लगे पूर्व के प्रतिबंधों को हटा दिया। प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम 1867 पारित किया गया। वायसराय लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, जिसके तहत बिना सरकार की इजाजत के कोई देशी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र नहीं निकाला जा सकता था जिसमें अंग्रेजी सरकार की आलोचना हो। इसके अतिरिक्त समाचार पत्र अपराध के लिए उकसाने अधिनियम लॉर्ड मिंटो ने वर्ष 1908 में पारित किया। इस अधिनियम को सरकार के विरुद्ध बढ़ती उग्र भावनाओं, कटु आलोचनाओं तथा उग्र दल के उदय एवं विकास से निपटने के लिए लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार शुरू किया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक मासिक पत्रिका जर्नल तारकनाथ दास ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाण की भलाई की ओर ले जाएगा। तो यह आपका द इंडियन मिरर ने लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में उपयुक्त लेख द इंडियन मिरर अखबार ने अपने जनवरी 1886 के अंक में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नामों का सही संयोजन ज्ञात कीजिए। तो इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ऐसे आंसर आपका डी होगा। द हिंदू के आपके संपादक हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। केसरी के बाल गंगाधर तिलक जी हैं। द बंगाली के सुरेंद्रनाथ बनर्जी, हिंदुस्तान के गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक के गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, निम्नलिखित को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करें। एक साइड आपका समाचार पत्र दिया गया है और दूसरे साइड आपका संपादक। तो पहला का आंसर आपका हो जाएगा, फ्री हिंदुस्तान का आपका हो जाएगा तारकनाथ दास। उसके बाद आपका इंडियन ओपिनियन का हो जाएगा महात्मा गांधी। उसके बाद आपका वॉइस ऑफ इंडिया का हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। देन आपका बंगाली का हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आंसर हो जाएगा आपका बी। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, द बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और यहीं पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है।